हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के लैटिस एंथैल्पी के बारे में डिस्कस किया था, हाइड्रेशन के बारे में डिस्कस किया था, हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस किया था। और आज जो है हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस टॉपिक को मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक आपके लिए कहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये टॉपिक आपका यूजुअली इंपॉर्टेंट रहेगा जैसे आप लोग मेन ग्रुप एलिमेंट्स में सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करोगे डिफरेंट सॉल्ट्स को लेकर के लिए, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। और इससे पहले आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए लैटिस एंथैल्पी को लेकर के, जो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में पूरा कवर किया हुआ है। तो जो ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप पुराने लेक्चर पहले देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आप लोग ये जो लेक्चर चलेगा आगे जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो इजीली आपको समझ में आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करने से पहले मैंने लास्ट टाइम पे भी आपको बताया था कि अगर मैं कोई भी एक लैटिस लेता हूँ, उस लैटिस को मैं अगर डिज़ोल्व कराता हूँ लिक्विड के अंदर में, तो देखिए इस तरीके से आपके पास में एक लैटिस है मान लीजिए, और मैं इसको डिज़ोल्व करा देता हूँ वाटर में। मैंने डिज़ोल्व कराया, इसका डिसोल्यूशन कराया, तो अगर मान लो एक कन्वर्ट हो आपका एम एक्वस में और प्लस एक्स माइनस एक्वस में, तो ये जो प्रोसेस कहलाया जाता है इसको बोलते हैं हम लोग डिसोल्यूशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिसोल्यूशन। तो कहीं पे अगर आप लोग पढ़ रहे हैं कोई टर्म डिसोल्यूशन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो डिसोल्यूशन का मतलब है डिसॉल्व कराना। ठीक है, और अगर हम लोग डिसॉल्व करा रहे हैं तो जैसे कि एक रिएक्शन जनरेट हो रही है यहाँ पे, तो जो एंथैल्पी रिलीज होगी यहाँ पे आपके पास में, जो एनर्जी रिलीज होगी आपकी, जो भी या एनर्जी का जो एक्सचेंज होगा उसको बोलते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन। हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन। और याद कीजिए ये जो आपके पास में एक सिंगल स्टेप है। और अगर क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले इस लैटिस को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस आयन में कन्वर्ट करता हूँ। अगर मैं इसको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस आयंस में कन्वर्ट करता हूँ तो दिस इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपकी कहलाई जाती है लैटिस एंथैल्पी। और फर्दर ये आयनाइज कर रहे हैं जो यहाँ पे आपके पास में जो क्या होता है, ये जो आयंस आपके कन्वर्ट हो रहे हैं आपका फर्दर आयनिक फॉर्म, जो गैसेस आयंस है ये कन्वर्ट हो रहे हैं आपके एक्वस फॉर्म में, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन। और जो लैटिस एंथैल्पी जो एंथैल्पी इन्वॉल्व होती है इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो आपके पास में एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन है या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी आप बोल सकते हैं इसको, वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल्स टू लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। और यहाँ पे जो हाइड्रेशन एंथैल्पी हो किस की आपकी? यूजुअली दिस हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ऑफ कैटायन एंड एनायन, है ना। हाइड्रेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग इसका डिसोल्यूशन जो वाटर में करा रहे हैं, अगर हम लोग वाटर में डिसोल्यूशन करा रहे होते हैं तो हम लोग किसको लेकर आते हैं? हम लोग लेकर आते हैं हाइड्रेशन को। और अगर किसी सॉल्वेंट को लेकर आते हैं तो हम लोग लेकर आते हैं टर्म सॉल्वेशन को। ओके, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि आपको मैंने हेस लॉ के बारे में बताया था जब मैं आपको लैटिस एंथैल्पी का डिटर्मिनेशन समझा रहा था, तो वहाँ पे मैंने हेस लॉ को बताया था। यहाँ पे फिर से उसी का एप्लीकेशन है कि जो आपके पास में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी दैट विल द सम ऑफ लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। और यहाँ पे आपके पास में हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है? हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी आपकी? ये पूरे सॉल्ट की, तो या तो हम लोग कैटायन की बोल सकते हैं, साथ में किसकी बोल सकते हैं? एनायन की बोलते हैं। और पूरा का पूरा किसकी है? ये पूरा का पूरा आपका सॉल्ट की है। ये कंप्लीट जो आपके पास में हाइड्रेशन एंथैल्पी है दैट इज ऑफ योर सॉल्ट। ठीक है, तो ये है इसके अंदर में आपके पास में पूरा का पूरा कंपोनेंट कि जो लैटिस एंथैल्पी का सम और हाइड्रेशन एंथैल्पी का सम किसके बराबर होगा आपका? यहाँ पे आपके पास में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा। नाउ एक स्टूडेंट्स एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपके पास में जो लैटिस एंथैल्पी का टर्म है, तो इस लैटिस एंथैल्पी का जो टर्म होता है आपका यूजुअली कैसा होता है? ये एंडोथर्मिक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इसको गैसेस आयंस में तोड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में दो केसेस बन के आते हैं। वो क्या बन के आते हैं आपका? या तो क्या हो सकता है आपका लैटिस एंथैल्पी जो है या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो आपका दैट कुड बी नेगेटिव। क्या हो सकता है आपका? जो आपके पास में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है आपका? दैट कुड बी योर नेगेटिव। और जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि इस केस में जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, इस केस में आपका ये जो प्रोसेस है दिस इज योर एक्सोथर्मिक। एक ऐसा प्रोसेस होता है आपका एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन कैसा आपका, यानी हाइड्रेशन एक एक्सोथर्मिक है। और लैटिस एंथैल्पी कैसा प्रोसेस होता है आपका? दिस इज योर एंडोथर्मिक। ये कैसा होता है आपका? एंडोथर्मिक होता है।
ठीक है। अब यहाँ से मैं एक बहुत मेन पॉइंट बताने वाला हूँ आपको, यहाँ पे नजरें रखिए अपनी, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। तो फर्स्ट केस में मैं बोल रहा हूँ कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव है, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव होता है किसी भी रिएक्शन का, तो यानी ये कि आपके पास में फेवरेबल केस है, यानी आपका सॉल्युबिलिटी इजीली हो सकती है, कंपाउंड आपका डिसॉल्व कर सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ, वो ये कि अगर मान लो ये आपका लैटिस एंथैल्पी एंडोथर्मिक होती है और ये एक्सोथर्मिक है, तो इसका मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ जो सॉल्ट है ये नेगेटिव है, और लैटिस एंथैल्पी जो है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आपका नेगेटिव है, अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आपका नेगेटिव है, तो थर्मोडायनामिक्स की भाषा में हम बोलें कि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो आपका डोमिनेट करिए किस पे, लैटिस एंथैल्पी पे। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या कर रही है आपकी, डोमिनेट करिए किस पे, लैटिस एंथैल्पी पे। ठीक है, अगर आपका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है, तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि कंपाउंड क्या हो सकता है आपका, द कंपाउंड इज सॉल्युबल, कंपाउंड इज योर सॉल्युबल। ठीक है, अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी आपको डोमिनेट करती है लैटिस एंथैल्पी पे, तो इसका मतलब कंपाउंड क्या आपका सॉल्युबल है। और दूसरा केस क्या है यहाँ पे आपके पास में, दूसरा केस ये भी हो सकता है आपके पास में कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है आपका वो पॉजिटिव आ सकता है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है आपका पॉजिटिव आ सकता है। और इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि लैटिस एंथैल्पी जो है आपका, लैटिस एंथैल्पी जो है डोमिनेट कर रही है किस पर, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये डोमिनेट कर रहा है आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी पर। ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा है आपके पास में, ये मैग्नीट्यूड लेकर चलेंगे हम लोग ना, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होता है। तो इस केस में अगर हम बोलेंगे तो कंपाउंड जो आपका वो इनसॉल्युबल है, कंपाउंड जो आपका इनसॉल्युबल है। तो यहीं से आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है, वो क्वेश्चन ये बन जाता है कि किस केस में आपका कंपाउंड आपका सॉल्युबल होगा और किस केस में आपका इनसॉल्युबल होगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है कि अगर लैटिस एंथैल्पी डोमिनेट करती है हाइड्रेशन एंथैल्पी पे, अगर लैटिस एंथैल्पी डोमिनेट करती है हाइड्रेशन एंथैल्पी पे, तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। क्या बोला मैंने, सॉल्युबिलिटी कम होगी। और अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी डोमिनेट करेगी लैटिस एंथैल्पी पे, अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी डोमिनेट करेगी लैटिस एंथैल्पी पे, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी आपका डोमिनेट करेगी। तो ये पूरे के पूरे फैक्टर्स हैं, किस तरीके से आपका इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं। तो ये दो बातें मैंने बताई। तीसरी बात आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे, तीसरी बात भी क्या आपका सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिपेंड करती है किस पे, सॉल्युबिलिटी जो आपका डिपेंड करेगी कितना डिफरेंस है इनके उसमें, यानी लैटिस एंथैल्पी में और हाइड्रेशन एंथैल्पी में कितना आपका क्या है डिफरेंस है। तो यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी माइनस लैटिस एंथैल्पी, अगर जितना ज़्यादा आपका डिफरेंस आएगा इन दोनों में, हाइड्रेशन एंथैल्पी में और लैटिस एंथैल्पी में जितना डिफरेंस आएगा आपका, उतना ज़्यादा क्या होगी आपके पास में सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसको और कैसे समझ सकते हैं हम लोग कि अगर आपके पास में हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू किसके, और लैटिस एंथैल्पी आपकी कम है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है और लैटिस एंथैल्पी क्या आपके पास में कम है, तो इस केस में क्या होगा आपके पास में, इस केस में आपके पास में कंपाउंड सॉल्युबल होगा, यहाँ पे आपका कंपाउंड सॉल्युबल होगा। ये चीज़ को याद रखिएगा कि इन दोनों के डिफरेंसेस पे भी आपका सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए आगे है, हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक फैक्टर। तो हम लोग चलते हैं थर्मोडायनेमिक फैक्टर की तरफ, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स की तरफ हम लोग इस चीज़ को लेकर सकते हैं। ठीक है, तो इधर समझिए आप लोग। तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को समझने के लिए सबसे पहले देखिए डेल्टा जी किसके बराबर होता है, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। डेल्टा जी किसके बराबर होता है आपका, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और हमको पता है कि यहाँ पे आपके पास में डेल्टा जी क्या हो सकता है, इधर ग्रेटर देन 0 हो सकता है, और डेल्टा जी क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम 11th में पढ़ रहे हैं वो इस चीज़ को इस तरीके से समझे। अभी जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है कि डेल्टा जी का मैग्नेट, अगर डेल्टा जी आपका ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका मतलब आपका कंपाउंड जो है वो आपका जो रिएक्शन है यानी नॉन फिजिबल प्रोसेस है। ठीक है, नॉन फिजिबल प्रोसेस है या नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नॉट फिजिबल, यानी फिजिबल का मतलब क्या है कि प्रोसेस नहीं हो सकता है, प्रोसेस आपका नहीं हो सकता है। और अगर आपके पास में डेल्टा जी क्या आपका लेस देन 0 है, तो इसका मतलब प्रोसेस कैसा है आपके पास में, प्रोसेस आपका फिजिबल है। तो प्रोसेस का फिजिबल होना ना फिजिबल होना कुछ सर्टेन फैक्टर्स में क्या करेगा आपका डिपेंड करेगा। उसी तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपके पास में अगर डेल्टा एस जो है अगर वो ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा एस किसको बोलते हैं हम लोग, एंट्रोपी को ना। और एंट्रोपी क्या होती है आपकी, रैंडमनेस। एंट्रोपी क्या आपके पास में, रैंडमनेस। ठीक है, एंट्रोपी क्या आपके पास में, रैंडमनेस। ठीक है, तो रैंडमनेस को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास में रैंडमनेस क्या कर रही है, यहाँ पे आपके पास में रैंडमनेस है वो इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये है आपके पास में अगर डेल्टा एस 0 है तो ये प्रोसेस भी कैसा आपका स्पॉन्टेनियस कह लो यानी फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस यानी
फिजिबल है। तो अगर मान लो किसी भी डिसोल्यूशन में, किसी भी प्रोसेस में अगर आपका डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हुआ, अगर आपका डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपके पास में डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, मतलब डेल्टा एस अगर ग्रेटर देन 0 है तो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है, और अगर आपका प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब फिजिबल प्रोसेस है आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पिछली रिएक्शन में देखा कि जो MX टाइप का कोई सॉल्ट था उसको हमने डिसॉल्व कराया तो अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक करा, उनका डिसोल्यूशन हुआ। तो जब डिसोल्यूशन हुआ तो हम ये बोल सकते हैं डेल्टा एस तो क्या आपका डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस क्या होने वाला आपका ग्रेटर देन 0 होने वाला है। लेकिन जो डेल्टा जी है आपके पास में, इट कुड बी ग्रेटर देन 0 और इट कुड बी आइदर योर स्मॉलर देन 0। ठीक है, इट कुड बी ग्रेटर देन 0 और इट कुड बी स्मॉलर देन 0। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि प्रोसेस हो रहा है, अगर प्रोसेस फिजिबल है तो डेल्टा जी को हम लोग नेगेटिव लेकर के चल रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास में कि अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं आपकी, डेल्टा जी आपका लेस देन 0 हो रहा है तो यानी प्रोसेस आपका सॉल्युबिलिटी की तरफ जा रहा है, कंपाउंड आपका क्या है, सॉल्युबल है। लेकिन अब दो बातें यहाँ पे ध्यान देने वाली ये हैं कि डेल्टा जी एच आपका ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और डेल्टा एच आपका लेस देन 0 भी हो सकता है। तो जब अगर आपके पास में कंपाउंड में डेल्टा एच है, अगर ये लेस देन 0 हुआ तो यानी प्रोसेस कैसा हो गया आपका, फिजिबल हो गया। प्रोसेस कैसा हो गया आपका, फिजिबल हो गया। और अगर प्रोसेस फिजिबल हो गया तो इसका मतलब कंपाउंड क्या आपका सॉल्युबल है। बच्चों ध्यान से देना प्यारे बच्चों, यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि डेल्टा एस जो आपका ग्रेटर देन 0 है और डेल्टा जी स्मॉलर देन 0, तो आपका कंपाउंड क्या है, सॉल्युबल है। लेकिन जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो आपकी एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। तो अगर आपके पास में एक्सोथर्मिक है यानी डेल्टा एच आपका नेगेटिव है तो कंपाउंड आपका क्या है, मतलब प्रोसेस आपका फिजिबल है और कंपाउंड कैसा आपका सॉल्युबल है। लेकिन अगर डेल्टा एच आपका ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे दो बातें हो सकती है। डेल्टा एच अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे दो बातें हो सकती है। क्या बातें हो सकती है दो, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वो प्रोसेस आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो कैसे, इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर आपके पास में डेल्टा जी नेगेटिव है, मतलब डेल्टा, अब यहाँ पे आपके पास में ये इक्वेशन है, आपके पास में डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, और हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। तो इसको इस तरीके से समझिएगा कि अगर डेल्टा एच आपका ग्रेटर देन होगा किससे, टी डेल्टा एस से। अगर ग्रेटर देन क्या हो गया आपके पास में, डेल्टा एच आपके पास में ग्रेटर हो गया किससे, टी डेल्टा एस से। तो इस केस में आपके पास में डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी आपका पॉजिटिव हो जाएगा और कंपाउंड जो होगा कैसा होगा बेटा, कंपाउंड आपका इनसॉल्युबल होगा। कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, और दूसरा केस जो हमारे पास में वो ये है कि अगर आपके पास में डेल्टा एच जो है पॉजिटिव तो है, लेकिन डेल्टा एच आपका स्मॉलर देन क्या हो गया, टी डेल्टा एस। और ये टी डेल्टा एस किस पे डिपेंड करेगा, ये बेटा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। ध्यान से समझना इस चीज़ को, जो पहली बार पढ़ रहे हैं इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। हम लोग बोल रहे हैं कि डेल्टा एच आपका इधर लेस देन 0 हो सकता है या ग्रेटर देन 0 हो सकता है। और ग्रेटर देन 0 हो गया अगर तो दो बातें हो सकती हैं, या तो डेल्टा एच टी डेल्टा एस से बड़ा हो सकता है या डेल्टा एच टी डेल्टा एस से छोटा हो सकता है। और अगर डेल्टा एच टी डेल्टा एस से बड़ा हो गया तो डेल्टा जी क्या होगा आपका पॉजिटिव, और उस केस में कंपाउंड कैसा होगा आपका इनसॉल्युबल होगा। उस केस में आपका कंपाउंड इनसॉल्युबल होगा, यानी कंपाउंड जो मेरे पास में उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी। अब दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि डेल्टा एच आपका क्या हो सकता है, डेल्टा एच आपका लेस देन टी डेल्टा एस हो सकता है। और ये जो टी डेल्टा एस की वैल्यू है, ये टी डेल्टा एस की वैल्यू डिपेंड करेगी इस टेम्परेचर के ऊपर में। टी डेल्टा एस किस पे डिपेंड करेगा आपका, टेम्परेचर के ऊपर में। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो पूरा टर्म है टी डेल्टा एस का पूरा टर्म है, ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर ये इंक्रीज करेगा तो आपके पास में डेल्टा जी की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि कुछ सॉल्ट आपके हाई टेम्परेचर पे डिसॉल्व करते हैं, है ना। हम लोग देखेंगे किस तरीके से रेडिकल, जो प्रैक्टिकल में हम लोग देखते हैं, रेडिकल एनालिसिस वगैरह करते हैं हम लोग, या देखते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में, तो कुछ सॉल्ट जो होते हैं आपके क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पे डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, इसी वजह से। ठीक है, तो ये क्या आपके पास में कि सच सॉल्ट्स आर सॉल्युबल एट soluble at high temperature। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि कुछ एक आयनिक कंपाउंड आपके क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको इसको पूरा ओवरव्यू समझा देता हूँ, जो आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। मैंने आपको पहले बोला कि डेल्टा एच जी जो आपका डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर है, और अगर डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर है तो हमारे पास दो बातें हो सकती हैं, या तो डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो सकता है या ग्रेटर देन स्मॉलर देन 0 हो सकता है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो प्रोसेस आपका फिजिबल नहीं होता है, और अगर लेस देन 0 है तो प्रोसेस कैसा होता है आपका फिजिबल। यानी डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, फिजिबल है। अब हम ये बोलते हैं कि अगर सिस्टम में एंट्रोपी बढ़ रही है, यानी डेल्टा एस क्या आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सिस्टम कैसा है आपका स्पॉन्टेनियस है या क्या कह लो फिजिबल है। तो रैंडमनेस क्या कर रही है आपकी, इंक्रीज कर रही है, हम ये बोलते हैं।
अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि हम ये मान के चल रहे हैं कि डिसोल्यूशन होने पर नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ रही हैं, और अगर नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ रही है तो डेल्टा एस क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और डेल्टा जी क्या हो गया आपका, लेस देन 0 मान के चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, डेल्टा जी आपका क्या, लेस देन 0। तो इस केसेस में कंपाउंड आपका सॉल्युबल हो सकता है। लेकिन फिर दो बातें हो सकती हैं, वो क्या हो सकती हैं, या तो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 या डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 0। तो अगर डेल्टा एच जो है आपका लेस देन 0 है तो वो फिजिबल होगा प्रोसेस, और कंपाउंड कैसा होगा आपका, यानी कंपाउंड सॉल्युबल होगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि डेल्टा एच जब आपका ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा एच के ग्रेटर देन 0 होने में दो चीज़ें हो सकती हैं। डेल्टा एच या तो टी डेल्टा एच से बड़ा हो सकता है, ठीक है, डेल्टा एच आपका जो है टी डेल्टा एच से बड़ा हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है ना जब आपके पास में, तब उस केस में डेल्टा जी आपका पॉजिटिव हो जाएगा और कंपाउंड आपका इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम लोग बोल रहे हैं, क्या हम ये बोल रहे हैं कि डेल्टा एच आपके पास में अगर टी डेल्टा एच से छोटा है, तो यानी जो टी डेल्टा एच वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, यानी जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना कम डेल्टा एच होता जाएगा, और जो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास में जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो उतनी ही नेगेटिव होती जाएगी। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब सॉल्ट सॉल्युबल होंगे कहाँ पे, आपके हाई टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर बढ़ाने में टी डेल्टा एच बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डेल्टा जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये जो थे आपके थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स थे, जिसके बेसिस पे हम लोग सॉल्युबिलिटी को समझते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग डिफरेंट किस तरीके से हम लोग सॉल्युबिलिटी को एग्जाम्पल्स के बेस पे समझेंगे। तो यहाँ पे कुछ एक चीज़ों में चेंजेस आएंगे, कुछ एक चीज़ों में एक्सेप्शंस आएंगे, कुछ एक में अलग थ्योरीज लग जाती है थोड़ा, तो आप लोग घबराइएगा मत। बाकी इन फैक्टर्स के बेसिस पे हम लोग सॉल्युबिलिटी को समझेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग समझते हैं सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड्स को। ठीक है, तो ट्रेंड्स इन सॉल्युबिलिटी, हम लोग समझते हैं ट्रेंड्स इन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके पास में जो ये सारी चीज़ें सॉल्युबिलिटी का, तो एनसीईआरटी का एक टेक्स्ट बुक है, तो उसमें सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई रहती हैं। तो अगर आप उसको प्रिसाइज करके एक जगह पे लेके आएंगे, सिलेबस को एक जगह पे समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा आप लोगों को कि लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना, ये मत सोचना कि बहुत सारी चीज़ें इधर की होगी उधर की होगी, नहीं, ये पूरा एक प्रिस्क्राइब्ड है, हम कनेक्टेड चीज़ों को पढ़ रहे हैं। लास्ट में अगर आप एसपी ब्लॉक खोलेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा सॉल्युबिलिटी के बारे में मिलेगा, तो इस चीज़ को इधर उधर मत लैग कर दिएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम लोग ट्रेंड्स इन सॉल्युबिलिटी को। तो ट्रेंड्स इन सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है। एक होती है आपके पास में लैटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r++ 1/r-, एंड अनदर वन इज हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r++ 1/r-। ठीक है, तो ये इक्वेशंस मैं आपको बता देता हूँ डिराइव कहाँ से होती है। जब आप लोग बीएससी थर्ड ईयर में जाएंगे या जब आप लोग मास्टर्स करने जाएंगे तो आप लोग 2-3 इक्वेशंस को पढ़ेंगे, जैसे कैपेसिटेंस की इक्वेशंस हो गया, बॉन्ड लैंडलेस इक्वेशन हो गया, है ना, इन सबको पढ़ेंगे, तो वहाँ से ये इक्वेशंस डिराइव्ड होती हैं। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को अगर मुझे चांस मिला था पढ़ने का, तो मैंने अपने मास्टर्स में पढ़ा था। ठीक है, ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, जब मैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पर मुझे पढ़ने का मौका मिला था, तो वहाँ से पूरे के पूरे फैक्टर्स आपके डिराइव्ड है। तो जितना हायर लेवल पर जाएंगे आपके लिए चीज़ें उतनी सिंपल होती जाती है, और उतना ईजी इंटरेस्टिंगली हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ पाते हैं, और उतना ज़्यादा आपका समझ में आता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका बेसिक ऊपर चढ़ते चढ़ते एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है। अगर इसके बेसिक्स बहुत अच्छे होते हैं तो उसको हायर लेवल चीज़ें समझने में बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपके पास में, मैं इक्वेशंस हवा से नहीं लिख रहा हूँ या कहीं वैसे नहीं है, ये डिराइव्ड हैं, डिफरेंट इक्वेशंस हैं। बॉन्ड लैंडलेस हो गया, कैपेसिटेंस की हो गया, 1-2 इक्वेशंस और हैं, तो वहाँ से हम लोग इनको डिराइव करते हैं। तो देखिए, लैटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r++ 1/r-, एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r++ 1/r-। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेंगे डिफरेंट केसेस। तो केस नंबर 1 की बात करें अगर हम लोग, तो केस नंबर 1 में अगर हम लोग बोले तो r+ इज ग्रेटर देन, वेरी मच ग्रेटर देन दैट ऑफ r-। अगर हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि r+ जो आपका बहुत ज़्यादा आपका किससे बराबर है, r- के, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि r++ r- अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होगा, या अप्रॉक्सीमेटली आपका r+ के बराबर होगा। और हम ये बोल सकते हैं कि 1/r+ जो है आपका, दैट इज़ वेरी स्मॉलर देन दैट ऑफ r-। और मैंने क्या बोला था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके पास में लैटिस एंथैल्पी पे जब आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी डोमिनेट करती है, लैटिस एंथैल्पी पे जब आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी डोमिनेट करेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या करती है, सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ती है। इस स्टेटमेंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी वजह से बहुत सारी बातें सॉल्व हो जाती हैं आपकी। तो हम लोग बोल रहे हैं कि 1/r+ को हम लोग नेगलेक्ट कर लेंगे किसके कंपैरिजन, 1/r- के कंपैरिजन में। तो यहाँ ये बच्चों हम लोग बोल रहे हैं कि लैटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r+, ठीक है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r-। ये दो बातें हो गई हमारे पास में। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में रेडियस ऑफ कैटायन बनेगा, जो मैं पिछली क्लास में बता रखा हूँ उस चीज़ के अकॉर्डिंग, तो लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी आपके पास में, कम हो जाएगी। और अगर मैं आपके पास में हाइड्रेशन r- यानी रेडियस ऑफ एनायन आपका बढ़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी आपकी डोमिनेट करेगी। तो इसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर देते हैं। तो एक मैं ये मान के चल देता हूँ कि r+ क्या हो जाए मेरा, अगर
कांस्टेंट हो जाए, अगर मेरा आपका आर प्लस क्या हो जाए, मेरा कांस्टेंट हो जाए, तो अगर मेरा आर प्लस कांस्टेंट हो गया तो लैटिस एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी मेरी, लैटिस एंथैल्पी भी मेरी कांस्टेंट हो जाएगी, लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी मेरी कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर मेरा आर माइनस वेरी कर रहा है, आर माइनस मेरा अगर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है यानी चेंज कर रहा है, तो अगर मेरा आर माइनस बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी मेरी, हाइड्रेशन एंथैल्पी मेरी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर मेरे पास में एनायन का साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी मेरी, कम हो जाएगी। और इससे मैं ये बोल सकता हूँ आपका कि सॉल्युबिलिटी मेरी डिक्रीज कर जाएगी, है ना, सॉल्युबिलिटी मेरी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं हम लोग कि आपके पास में हाइड्रेशन एंथैल्पी माइनस लैटिस एंथैल्पी, यानी लैटिस एंथैल्पी क्या कर रही है, सॉरी इसको आप ऐसे समझ लीजिए आप। तो हाइड्रेशन जो आपके पास में हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या कर जाएगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए कि किस तरीके से आपका वेरी करता है। तो अगले जो उसमें आएगा मैं आपको एग्जांपल्स भी कराऊंगा, तो एग्जांपल से और चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नाउ इसके अंदर में अगर हम लोग बी केस देखें, वो ये देखें कि अगर डियर स्टूडेंट्स मैंने आर वही मेरा मतलब आर प्लस क्या था, आर प्लस मेरा किसके बराबर है, मतलब जो पीछे मैंने आप लोगों को बताया वही चीज़ है, उसका केस बी चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तक हमने क्या किया, पहले तक हमने ये किया कि कैटायन के साइज को हमने फिक्स कर दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एनायन के साइज़ को क्या कर दे रहा हूँ, एनायन के साइज़ को मैं वेरी करवा रहा हूँ, एनायन के साइज़ को मैं फिक्स कर देता हूँ और आर प्लस के साइन को क्या करूँगा, मैं वेरी करवाऊँगा। ठीक है, आर प्लस के साइन को मैं वेरी करवाऊंगा। तो हमें पता है कि जो लैटिस एंथैल्पी थी, लैटिस एंथैल्पी वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r प्लस, और हाइड्रेशन एंथैल्पी जो थी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r माइनस। तो कहने का मतलब ये है कि इस केस में मेरी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो गई है, हाइड्रेशन एंथैल्पी मेरी फिक्स हो गई है, हाइड्रेशन एंथैल्पी फिक्स हो गई है, ये फिक्स हो गया है मेरा। अब जो वेरिएशन आएगा लैटिस एंथैल्पी पे किस पे डिपेंड करेगा, कैटायन के साइज पर। तो यानी कैटायन का साइज बढ़ेगा, अगर कैटायन का साइज बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर साइज को क्या कर दिया मैंने, फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जब मेरी लैटिस एंथैल्पी कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इस इक्वेशन के थ्रू भी समझ सकते हो कि सॉल्युबिलिटी जो है आपके पास में, सॉल्युबिलिटी जो है आपके पास में दैट इज इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज करेगी डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपके पास में लैटिस एंथैल्पी कम हो रही है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या कर रही है, बढ़ रही है। हाइड्रेशन एंथैल्पी आपका एक डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए इन दो फैक्टर्स को हम लोग साथ में लेके चलते हैं। तो ये हमारे पास में केस ए था और मतलब केस फर्स्ट था, और केस फर्स्ट में हम लोग ने देखा कि हमने जब आर प्लस के साइज को डोमिनेटिंग करवा दिया किस पर, आर माइनस के साइज पर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर अगले केस में हम देखें, अगले केस की तरफ बढ़े, केस 2 की तरफ में। तो केस 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, केस 2 में मैं ये कर रहा हूँ कि आर माइनस के साइज को बहुत बड़ा मान ले रहा हूँ इन कंपेरिजन टू किसके, इन कंपेरिजन टू आर प्लस के। अगर मैं आर माइनस के साइज को बहुत बड़ा मान लूँ आर प्लस के, तो मेरे पास में जो आर प्लस प्लस आर माइनस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आर माइनस पे। ठीक है, आर प्लस प्लस जो होगा मेरा किस पे डिपेंड करेगा, आर माइनस पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में, इस केस में क्या हो जाएगा, मेरा आर 1/r प्लस जो होगा वो डोमिनेट कर जाएगा किस पर, वो डोमिनेट कर जाएगा 1/r माइनस पे। तो कहने का मतलब ये है कि जो लैटिस एंथैल्पी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r माइनस, और जो मेरे पास में हाइड्रेशन एंथैल्पी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r प्लस। अब यहाँ पे भी मेरे पास दो केस बन सकते हैं। तो पहला केस अगर क्या कर दूँ मैं, पहला केस r माइनस को मैं फिक्स कर दूँ, r माइनस को बच्चों मेरे साथ बोलो फिक्स कर दूँ, जैसे हमने पिछले दो केस पढ़े ना, उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, r माइनस को फिक्स कर दूँ और r प्लस को क्या कराऊँ मैं, अगर r प्लस को मैं वेरी कराऊँ, r माइनस मैंने फिक्स कर दिया और r प्लस को क्या कर दिया मैंने, वेरी करा दिया। तो जब मैं r माइनस को फिक्स कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, लैटिस एंथैल्पी मेरी क्या हो गई है, लैटिस एंथैल्पी भी मेरी फिक्स हो गई है, लैटिस एंथैल्पी फिक्स हो गई है। और अगर मेरा r प्लस वेरी कर रहा है तो इस केस में क्या है, अगर मेरा r प्लस बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी मेरी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास में r प्लस बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी मेरी, हाइड्रेशन एंथैल्पी मेरी कम हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, और इससे क्या होने वाला आपके पास में, इस केस में आपके पास में सॉल्युबिलिटी पर फर्क इससे पड़ेगा कि जब आपके पास में हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी तो सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। जब आपके पास में हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी तो सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और एग्जांपल्स के बेसिस पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, नाउ ऐसा भी आप लोग कर सकते हो कि कई बार ऐसा भी हो सकता है इसके केस में कि अगर मान लो ऐसा हो गया कि अगर कैटायन का साइज डिक्रीज कर गया, ठीक है, मान लो क्या हो गया आपके पास में, कैटायन का साइज डिक्रीज कर गया। तो जब आपके पास में कैटायन का साइज डिक्रीज कर सकता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी आपकी इंक्रीज कर जाएगी, और अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर गई आपकी तो सॉल्युबिलिटी आपकी कई बारी बढ़ भी सकती है। ठीक है, बट मेजर फैक्टर ये है, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि किसको आप फिक्स कर रहे हैं और किसके बेसिस पे इन इक्वेशन के हिसाब से आपको चीज़ों को समझना है। ठीक है, अगला केस भी यहीं पे इसको डिस्कस कर लेते हैं, जो इसका केस बी है। केस बी में मैं क्या कर देता हूँ कि आर प्लस को फिक्स कर देता हूँ।
केस बी में मैं क्या कर देता हूँ, आर प्लस को फिक्स कर देता हूँ। और अगर मैंने आर प्लस को फिक्स कर दिया स्टूडेंट, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी मेरी, फिक्स हो जाएगी। यानी जो सारा फैक्टर है मेरा किस पे डिपेंड करेगा, सारा डिपेंड करेगा मेरा लैटिस एंथैल्पी पे, ठीक है। और अगर लैटिस एंथैल्पी पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा आर माइनस बढ़ा, अगर मेरा आर माइनस बढ़ा, अगर मेरा आर माइनस का साइज़ बढ़ा, तो लैटिस एंथैल्पी मेरी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी क्या कर जाएगी मेरी, लैटिस एंथैल्पी मेरी डिक्रीज़ कर जाएगी। और अगर लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज़ कर गई मेरी, तो सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, सॉल्युबिलिटी मेरी इंक्रीज़ कर जाएगी, सॉल्युबिलिटी मेरी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर आप चाहे तो लास्ट में इस इक्वेशन है, इस इक्वेशन के बेसिस पे आप डिस्कस कर सकते हैं। जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज इक्वल्स टू हाइड्रेशन एंथैल्पी माइनस लैटिस एंथैल्पी। इससे भी आप सारे जो मैंने केसेस बताए इनको आप डील कर सकते हैं एक एक जगह पे कि इस तरीके से हम लोग वेरी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आपके पास में चेंजेस आ रहे हैं, उससे आपको ईजिली चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। एक बात यहाँ पे आप पॉइंट नोट करके रखिएगा, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी, मोर विल बी सॉल्युबिलिटी। उतनी ज़्यादा क्या होगी आपके पास में, मोर विल बी सॉल्युबिलिटी, उतनी ज़्यादा क्या होगी आपके पास में, सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट है जो आपके पास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लैटिस एंथैल्पी को लेकर के जो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि अगर आपके पास में ज़्यादा चेंज हाइड्रेशन एंथैल्पी में आता है, ठीक है, जितना ज़्यादा चेंज आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी में आता है, यानी इफ डिक्रीमेंट इन हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इफ डिक्रीमेंट इन लैटिस एंथैल्पी। तो इस केस में क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ने वाली है, सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी आपका बढ़ने वाला है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जितना ज़्यादा साइज़ का डिफरेंस होगा, ग्रेटर द साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, ग्रेटर कई जगहों पे ये पॉइंट लगेगा आपका, ठीक है। ग्रेटर द डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, जितना ज़्यादा आपका डिफरेंस होगा साइज में, हायर विल बी द सॉल्युबिलिटी, हायर विल बी द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे और इनके बेसिस पे हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स को सॉल्व आउट करेंगे कि किस तरीके से आपका मतलब सॉल्युबिलिटी आपकी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो चलिए इनको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस हम लोगों के पास में, वही क्वेश्चन आप इनको ट्राई कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये होते हैं। तो चलिए आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि साइज़ डिफरेंस को लेकर के चलना है कि जितना ज़्यादा आपके पास में साइज़ का डिफरेंस होगा, जितना साइज़ डिफरेंस होगा कैटायंस और एनायंस के बीच में उतनी ज़्यादा क्या होगी आपके पास में सॉल्युबिलिटी होगी। तो फर्स्ट है आपके पास में लिथियम फ्लोराइड और दूसरा आपके पास में लिथियम आयोडाइड। तो देखिए मतलब लिथियम फ्लोराइड और बीच में क्या होगा लिथियम, इसी तरीके से क्लोराइड होगा, लिथियम ब्रोमाइड होगा और उसी तरीके से क्या होगा आपका लिथियम आयोडाइड होगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है कि कैटायन के साइज़ को फिक्स कर दिया है, ठीक है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो लैटिस एंथैल्पी किस तरीके से वेरी करती है, उसी के बेसिस पर आपको क्या करना है, पूरा का पूरा काम करना है यहाँ पे। तो आर प्लस आपका फिक्स्ड है, लेकिन आर माइनस क्या कर रहा है आपका वेरी कर रहा है। और अगर हम इन दोनों में देखें तो साइज़ का वेरिएशन क्या है, बहुत ज़्यादा। लिथियम आपका बिल्कुल क्या हो गया, छोटा छोटा है ना, छोटा हो गया है। और लिथियम यहाँ पे आपके पास में आयोडाइड क्या बहुत बड़ा हो गया, तो इनके बीच में साइज़ डिफरेंस बढ़ गया है। तो यहाँ पे मोर साइज़ डिफरेंस है ना, यहाँ साइज़ डिफरेंस आपका बढ़ रहा है, ठीक है। और साइज डिफरेंस बढ़ेगा तो आपके पास में लैटिस एंथैल्पी में और हाइड्रेशन एंथैल्पी में डिफरेंस बढ़ेगा, ठीक है। और लैटिस एंथैल्पी उतनी ही कम हो जाएगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी आपकी क्या करने लग जाएगी, डोमिनेट होने लग जाएगी। तो उससे क्या होगा आपके पास में, उससे ये हो जाएगा आपके पास में, जैसे कि अगर हम लोग देखें इसको इस तरीके से, इसकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप आपकी इंक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज करेगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। वो क्या है कि Na फ्लोराइड से लेकर जब हम लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, Na आयोडाइड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। Na फ्लोराइड से कहाँ को जा रहे हैं हम लोग, Na आयोडाइड की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास में साइज डिफरेंस बहुत कम है, वेरी लेस साइज डिफरेंस। और यहाँ पे आपके पास में साइज डिफरेंस क्या हो गया, बहुत ज़्यादा। सोडियम और आयोडाइड के बीच में साइज डिफरेंस क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ जाने पर अब आपकी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज करेगी। एक चीज़ हम लोग कॉमन देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग कैटायन को कॉमन देख रहे हैं। तो जो एनायन है आपके केस में, तो एनायन जो आपके केस में क्या कर रहा है,
वो वेरी करता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा आपका बड़ा एनायन होगा उतना क्या होगा, आपका साइज़ का डिफरेंस होगा, और जितना ज़्यादा साइज़ का डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी आपकी सॉलिबिलिटी होगी, ये कह सकते हो आप लोग लैटिस एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। ठीक है, अगला केस देखते हैं हम लोग लिथियम फ्लोराइड से जब कहाँ को जा रहे हैं, सीजियम फ्लोराइड की तरफ में। तो इस केस में भी देखिए कि इस केस में आपका कैटायन का साइज़ बढ़ रहा है, एनायन का साइज़ फिक्स है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, सीजियम का साइज़ बड़ा और फ्लोराइड का साइज़ क्या हो गया, छोटा। सीजियम देखो ये आपका पर्टिकुलर केस है मोनोवेलेंट आयंस का है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, जितने भी शुरू के 3 केसेस में लिखा है यहाँ पे मोनोवेलेंट आयंस है, मोनोवेलेंट आयंस है। अगर मोनोवेलेंट आयंस है तो इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ जाने पर क्या हो रहा है, आपका सॉलिबिलिटी, यहाँ पे जाने पर आपका सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर रही है ना। अब अगला केस देखिए, अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, उसमें क्या आपके पास में लिथियम आयोडाइड और लिथियम आयोडाइड से हम कहाँ को जा रहे हैं, सीजियम आयोडाइड। तो जब लिथियम आयोडाइड से सीजियम आयोडाइड की तरफ जा रहे हैं तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपके पास में सीजियम और आयोडाइड का साइज कंपेरेबल हो गया। यहाँ पे आपका साइज कैसा हो गया, इन दोनों का साइज कंपेरेबल हो गया, क्योंकि आयोडाइड भी बड़ा और सीजियम भी क्या हो गया आपका बड़ा हो गया, साइज कंपेरेबल। इस केस में खुद दिमाग लगाइए, जब इसमें आपका साइज़ कंपेरेबल हो गया यानी साइज़ का डिफरेंस बहुत कम है, तो सॉलिबिलिटी क्या करने वाली है, सॉलिबिलिटी आपकी डिक्रीज़ करने वाली है। इस केस में आपकी सॉलिबिलिटी क्या करेगी, सॉलिबिलिटी आपकी डिक्रीज़ करेगी। तो आपको इस तरीके से इसमें दिमाग लगाना है। अगले केस में देखिए लिथियम हाइड्रोक्साइड से हम कहाँ को जा रहे हैं, सीजियम हाइड्रोक्साइड की तरफ में। अगेन आपके पास में साइज़ का डिफरेंस बढ़ेगा, सीजियम का साइज़ बढ़ा, हाइड्रोक्साइड आयन आपका मोनोवेलेंट आयन हो गया। तो इसके केस में भी आपकी सॉलिबिलिटी क्या करने वाली, नीचे की तरफ इंक्रीज़ करने वाली है। ठीक है, इसको भी आप क्या करेंगे, सॉलिबिलिटी आपकी इंक्रीज़ करने वाली है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जितना ज़्यादा आपके पास में साइज़ का डिफरेंस आता रहेगा, जितना ज़्यादा आपके पास में साइज़ का डिफरेंस आता जाएगा उतना ही पुअर लैटिस जनरेट होगा, और जितना पुअर लैटिस जनरेट होगा, जितना पुअर लैटिस जनरेट होगा उतना डोमिनेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपके पास में, उतना ही आपके पास में डोमिनेटिंग फैक्टर हाइड्रेशन एंथैल्पी हो जाएगी। और जितनी ज़्यादा आपके पास में हाइड्रेशन एंथैल्पी हो जाएगी उतनी कम क्या हो जाएगी आपकी सॉलिबिलिटी हो जाएगी। नाउ अगला केस जो है आपका परक्लोरेट का, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, बिकॉज आपके पास में आपके यहाँ पे आप क्या आ गया है, पॉलीवेलेंट एनायन। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में, पॉलीवेलेंट एनायन ना, पॉलीवेलेंट एनायन आ गया आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में पॉलीवेलेंट एनायंस आ गए। तो पॉलीवेलेंट एनायन के क्या केस की बात करूँ तो लास्ट टाइम भी लेक्चर जब खत्म हो रहा था, इससे पिछला जो लेक्चर था, पिछले से पिछला सेकंड लास्ट जो लेक्चर था, तो मैंने बताया था कि नीचे जाने पर साइज सीजियम का बढ़ रहा है, सीजियम का साइज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और परक्लोरेट जो आपका पॉलीवेलेंट है तो उसके में नेगेटिव चार्ज इस तरीके से घूमता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास में कैटायन है, तो कैटायन इजीली क्या कर सकता है, इसकी कैविटी में फिक्स हो सकता है। तो साइज़ बढ़ जाने पर क्या हो जाएगा, लैटिस एंथैल्पी बढ़ जाएगी इसकी। और अगर आपका कैटायन का साइज़ छोटा होगा, कैटायन का साइज़ क्या हो गया, अगर छोटा हो गया कैटायन का साइज़, तो यहाँ पे स्ट्रेन आने लग जाता है। अगर आप मेरा सेकंड लास्ट लेक्चर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लिंक आप ऊपर क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। तो उस केस में आपको मिलेगा देखने के लिए कि साइज़ का डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है, तो कैविटी में फिट नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, नीचे जाने पर आपकी लैटिस एंथैल्पी डोमिनेट कर जाती है। लैटिस एंथैल्पी डोमिनेट कर जाएगी तो सॉलिबिलिटी क्या कर जाएगी, सॉलिबिलिटी आपकी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट्स को लिंक कर दीजिए। ये तो कॉमन बातें जो हर जगह लगने ही वाली है। अगर आपके पास में जो कॉमन बातें ये लगने वाली हैं तो इनको आपको दिमाग में रखना ही रखना है कि किस तरीके से वर्क करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में सिल्वर फ्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड की बात करें तो अगेन आपके पास में साइज़ का डिफरेंस आता रहता है। फ्लोराइड से अगर हम लोग आयोडाइड की तरफ जा रहे हैं सिल्वर की, तो आपके पास में सॉलिबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। और इस केस को हम लोग फर्दर सॉलिबिलिटी डिक्रीज है ना, इस चीज़ को हम लोग फर्दर कुछ चीज़ें जो है फजांस रूल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें भी समझेंगे किस तरीके से फजांस लेक्चर्स में इन चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड को, इसको लगाइए और देखिए आप लोग का कॉन्सेप्ट सही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अगेन हम लोग देखें तो सेम जो केस आपको मैंने यहाँ पे बताया वही केस आपके पास में हुआ है, वो ग्रुप 2 के एलिमेंट है, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा आपके पास में। और सॉलिबिलिटी क्या करेगी, नीचे जाने पर आपकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी, नीचे जाने पर आपकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, नीचे जाने पर आपकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी। अगला जो आपके केस आपके पास में, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है, इसको आप याद रख लीजिए। ठीक है, दिस वन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एग्जांपल। और ये आपके पास में टेस्ट फॉर सल्फेट्स भी है ना, दिस इज ऑल्सो योर टेस्ट फॉर सल्फेट्स। ये आपका सल्फेट आयन का क्या है, टेस्ट फॉर सल्फेट भी है। ठीक है, दिस इज योर टेस्ट फॉर सल्फेट भी है। एंड अगेन जो आपके पास में सल्फेट के आपके पास में सल्फेट एक आपका पॉलीवेलेंट एटॉमिक आयन है, ये वाली जो बात हो गई, तो परक्लोरेट हो गया।
ठीक है। ये जो BaSO4 है वाइट पीपीटी फॉर्म करता है भाई, याद रखना बेरियम सल्फेट का जो सॉल्ट है वाइट पीपीटी बनाता है। अगर आप लोग अगर आप लोगों ने अभी रिसेंटली एडवांस का पेपर मैंने जो सॉल्व किया उसमें भी इस तरीके का एक क्वेश्चन था सॉल्ट को लेकर के, है ना। तो वहाँ पे आपके पास सॉल्ट एनालिसिस को लेकर के एक क्वेश्चन था, तो वहाँ पे भी उसने पूछा कि व्हाइट पीपीटी कौन कौन से सॉल्ट आपके किस फॉर्म में बनाते हैं। तो बेरियम सल्फेट आपका व्हाइट पीपीटी बनाता है। इसका मतलब नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी अगेन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है भाई, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पॉलीवेलेंट जो एनायंस है, पॉलीवेलेंट एनायन के केस में जो कैटायन है उनकी कैविटी में इजीली फिट हो जाता है इस तरीके से, लेकिन अगर साइज छोटा होगा तो स्ट्रेन आने लग जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पॉलीवेलेंट फॉस्फेट हो सकता है यहाँ पे आपका, जैसे यहाँ पे परक्लोरेट हो गया। बाइकार्बोनेट के केस में बताऊंगा, जैसे फर्स्ट ग्रुप में वहाँ पे आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाती है, तो वहाँ पर भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो आप इसको समझिएगा। नेक्स्ट है इसके केस में बेरिलियम फ्लोराइड से लेकर बेरिलियम आयोडाइड तक का। इसका याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि आपकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी आपकी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो थोड़ा इसको आप लोग अलग तरीके से याद रखिएगा कि सेकंड ग्रुप के जो आयोडाइड्स हैं, अगर हम लोग देख रहे हैं नीचे जाने पर बेरिलियम के फ्लोराइड वगैरह आयोडाइड वगैरह क्या कर रहे हैं आपके, डिक्रीज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल हम लोगों के पास में, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आप लोग याद रखिएगा बेटा एक्सेप्शंस किसमें, आयोडाइड्स ऑफ मतलब एक्सेप्शन है आपका आयोडाइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ में कुछ आपके पास में एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है पहला आपका कि जो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है ये रहेगा आपका लिथियम क्लोराइड, देन सीजियम क्लोराइड, देन रुबिडियम क्लोराइड, देन NaCl और देन पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसमें, आपको याद रखना है आयोडाइड्स और क्लोराइड्स में थोड़ा चेंज आएगा। मैंने पिछले एग्जांपल में आपको डिटेल में लिथियम आयोडाइड से नीचे तक का बताया था, बस इसमें सिंपली याद रखिएगा कि लिथियम आयोडाइड सोडियम आयोडाइड, जो पिछले मैंने इससे पहले जो सीरीज लिखवाई थी उसमें एक एग्जांपल होगा, देखिएगा आप लोग कि लिथियम आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी मैंने सीजियम आयोडाइड तक आपकी डिक्रीजिंग दिखाई हुई है, ठीक है। तो वो तो वही रहेगा, बस याद रखिएगा कि आयोडाइड के केस में फर्स्ट टू क्या हो जाते हैं आपके, एक्सचेंज हो जाते हैं। इसमें दिमाग लगाइए आप लोग, ये फिर से आपका कार्बोनेट जो आपका पॉलीएटॉमिक है ना, बाइकार्बोनेट जो आपके पास में, इसके केस में आप लोग देखिए तो अगेन आपका नीचे जाने पर क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी आपका इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एक्सटेंसिवली क्या करेगा, एक्सटेंसिवली आपका जो लिथियम आयन है हाइड्रेट होगा, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, कार्बोनेट के केस में नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी आपकी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ओके। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, कार्बोनेट्स का, ठीक है। नेक्स्ट है अगर आपके पास में ये देखिए कि लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और रुबिडियम बाइकार्बोनेट, सीजियम बाइकार्बोनेट्स को लेकर के लिए, तो वो ये है कि इसमें जो लिथियम कार्बोनेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, लिथियम कार्बोनेट जो है बेटा ये आपका एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। आपका एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में रहेगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स ये होते हैं आपके सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, आपके सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। कैसे रहेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। और इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है। इनकी सॉल्युबिलिटी के पैटर्न को अगर हम लोग डिस्कस करें तो नीचे जाने पर क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी। इनको हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा क्या होता है इनके केस में जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स बाइकार्बोनेट जो होते हैं आपका, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो वीडियो आप रिवर्स करके पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। ये सारे के सारे आपके एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो अगर हम लोग बाइकार्बोनेट्स की स्टडी को बताएं तो बाइकार्बोनेट्स में इस तरीके से क्या होता है, H2CO3 है ना, इस तरीके से आपका वो रहेगा, बाइकार्बोनेट आयन रहेगा H2CO3 की फॉर्म में, ठीक है। तो ये इंटरेक्टेड रहता है इस तरीके से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पूरा इंटरेक्शन जनरेटेड रहता है इस तरीके से। ऐसे रहेगा आपका ना, ये हाइड्रो पॉलीमरिक फॉर्म है। अब होता है क्या स्टूडेंट, इनका वॉइड्स होता है, इनमें कुछ वॉइड जनरेट होते हैं। यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे आपके पास में H बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपके पास में वॉइड्स जनरेट होते हैं, और इन वॉइड्स में आपके आयंस यानी कैटायंस आपके क्या रहते हैं, कैटायंस आपके कैप्चर्ड रहते हैं, कैटायंस आपके कैप्चर्ड रहते हैं। अगर आपके कैटायंस कैप्चर्ड रहते हैं तो इसी वजह से क्या होता है, आपका ये पूरे के पूरे यूजुअली आपके पॉलीमरिक फॉर्म में रहेंगे। तो ऐसा भी पाया गया कि आपके पास में जो सीजियम बाइकार्बोनेट है, सीजियम बाइकार्बोनेट आपका यूजुअली डायमेरिक फॉर्म में रहेगा ना। ये आपका यूजुअली जो है, ये जो ऊपर वाले इनका सोडियम का साइज छोटा हो गया, तो ये वाले आपके यूजुअली जो इनिशियल वाले हैं ये सॉलिड फॉर्म में सारे ही हैं, लेकिन जो कैटायन का साइज छोटा है जिनका, तो कैटायन का साइज छोटा है तो ये पॉलीमरिक फॉर्म में रहते हैं। और नीचे जाने पर क्या होता है आपका डाइमर की फॉर्म में, यानी कैटायन का साइज बढ़ जाएगा तो डाइमरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आप लोगों के लिए कि आपके केस में बाइकार्बोनेट के केस में सॉल्युबिलिटी नीचे जाने पर इंक्रीज करती है,
सोडियम लिथियम बाइकार्बोनेट में लिथियम का साइज एक्सटेंसिवली छोटा हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, उसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी डोमिनेट करती है, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। नंबर एक बात। नंबर दो बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नीचे जाने पर क्या हो रहा है, बाइकार्बोनेट्स के अंदर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और उस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वहाँ पे आपके पास में वॉइड्स जनरेट होते हैं, और अगर वॉइड्स आपके जनरेट हो रहे हैं तो कैटायन उन वॉइड्स में रहेंगे आपका, ठीक है, और ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, सीधी सी बात है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सोडियम पोटेशियम के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं यूजुअली ये पॉलीमर की फॉर्म में जाते हैं, और नीचे जाने पर जैसे सीजियम बाइकार्बोनेट है आपका, ये आपका डाइमर की फॉर्म में जाएगा, ठीक है। इनका पॉलीमरिक फॉर्म में रहने का रीज़न ये है कि सोडियम पोटेशियम का साइज छोटा है इन कंपेरिजन टू किसके, सीजियम और रुबिडियम के, तो इसीलिए वो डाइमर की फॉर्म में जाते हैं साइज बढ़ जाने की वजह से, और ये पॉलीमरिक फॉर्म में जाते हैं। तो ये आपका था कुछ आयन को लेकर के सॉल्युबिलिटी को, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल है हमारे पास में, इनको हम लोग देख रहे हैं। वो क्या आपके पास में LiNO3, NaNO3, KNO3, RbNO3 एंड सीजियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इसके केस में अगर हम लोग देखें तो यूजुअली आपके पास में अगेन है पॉलीएटॉमिक एनायन, और पॉलीएटॉमिक एनायन का केस मैं आपको समझा चुका हूँ कि नीचे जाने पर क्या होता है, आपका लैटिस एंथैल्पी इनके केसेस में डोमिनेट कर जाती है ना। लेकिन याद रखिएगा कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स भी आपके पॉलीएटॉमिक एनायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके केस में आपका कार्बोनेट्स के सॉल्ट और बाइकार्बोनेट्स के सॉल्ट नीचे जाने पर इनकी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ओके। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी सल्फेट के केस में मैंने आपको बता दिया था, बेरियम सल्फेट वाला केस जो था सल्फेट टेस्ट वाला, वो भी मैंने आपको बता दिया था कि नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज करती है। परक्लोराइड का भी मैंने बता दिया था कि नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी आपकी क्या करती है, डिक्रीज करती है। बाकी आपको ये सारे इस तरीके से डिस्कस करने हैं। तो इसमें देखिएगा आप लोग कि लिथियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी इन कंपेरेटिव टू किसके, सोडियम नाइट्रेट के, देन पोटेशियम नाइट्रेट के, देन रुबिडियम नाइट्रेट के, एंड लास्ट में किसकी होगी सबसे कम, आपकी सबसे कम होगी आपकी सीजियम नाइट्रेट। उसी तरीके से इसमें भी आप देख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी आपकी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या डिक्रीज करेगी। नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसके केस में अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे, एक्सेप्शनल केस है, बेरिलियम फ्लोराइड का ज़्यादा होगा, देन बेरियम फ्लोराइड, देन स्ट्रोंशियम, देन कैल्शियम, एंड देन लास्ट में कौन सा होगा आपका, मैग्नीशियम का, ठीक है। तो ये आपको इसका याद रखना है। इसके रिस्पेक्ट में मैं आपको अदर हलाइड्स की बात करूं, जैसे BeX2 हो गया ना, अगर हम लोग अदर देखें तो अदर हलाइड्स में आपका जैसे क्लोराइड और ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे। अगर मान लो आपके पास में आपका यहाँ पे मतलब मोनोवेलेंट आयन में आपका क्लोरीन हो गया, ब्रोमाइड हो गया, या आपका ऑक्साइड हो गया, तो इसके केस में अगर हम लोग देखें तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या रहने वाला है कि BeX2 आपका सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, देन जो नॉर्मल है ना बेटा मांगे कार स्कूटर वाला, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। फ्लोराइड के केस में याद रखना स्टूडेंट्स कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम किसके बेसिस पे डिस्कस करते हैं, वो हम लोग फजांस रूल के बेसिस पे भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि जो अदर हैलाइड्स के केसेस हैं या ऑक्साइड्स के केसेस हैं उनके केस में ये रहेगा, लेकिन फ्लोराइड के केस में ये आपका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास जो है नेक्स्ट सीरीज़ है वो है कि लेड, बेरिलियम, सिल्वर और मर्क्यूरी की। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, पड़ोसी भी आए होंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास में जो भी इनके हलाइड्स होंगे, इनकी जो भी सॉल्युबिलिटी होगी किसके बेसिस पे देखेंगे हम लोग, फजांस रूल के बेसिस पे देखेंगे। जो भी इनकी सॉल्युबिलिटी समझेंगे हम लोग किसके बेसिस पे समझेंगे, फजांस रूल की। एक बार देख लेते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी ऑर्डर होता क्या है। तो अगर हम लोग बात करें लेड फ्लोराइड की, देन अगर हम लोग बात करें क्लोराइड की, ब्रोमाइड की, आयोडाइड की, इस तरीके से, और देन आयोडाइड की, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज करती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है, आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। उसी तरीके से आप बेरिलियम के केस में भी देख सकते हो, उसी तरीके से आप लोग सिल्वर के केस में भी देख सकते हो, उसी तरीके से आप लोग सिल्वर +1 चार्ज, सॉरी, ठीक है। तो आप लोग सिल्वर के केस में भी देख सकते हो, और साथ ही साथ आपके केस में देख सकते हो, मर्क्यूरी के केस में भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो इन सब के जो सॉल्युबिलिटी है नीचे जाने पर क्या करेगी, हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज करेगी। इसको हम लोग किसके बेसिस पे समझेंगे, इट विल बी डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फजांस रूल, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम लोगों का किसके ऊपर होगा, वो फजांस रूल पर, कि कोवेलेंट कैरेक्टर किस तरीके से सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कुछ हमारे पास में फैक्चुअल बातें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, इनको अगर हम लोग देखना चाहें तो इनमें अगर हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी के बेसिस पे खत्म की है, किस तरीके से आपकी सॉल्युबिलिटी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनके ऑलमोस्ट सारे सॉल्ट क्या होते हैं, इनके सारे सॉल्ट ऑलमोस्ट आपके वाटर सॉल्युबल होंगे, ठीक है। इनके जितने भी आपके एनायंस होंगे, एनायनिक सॉल्ट सारे वाटर सॉल्युबल होंगे, ठीक है। ये जो मैंने फोर्थ पॉइंट लिया इसको आप इससे लिंक कर सकते हो किस तरीके से कि फॉस्फेट, फॉस्फाइड और ऑक्जिलेट कार्बोनेट के जितने भी सॉल्ट होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट इनको छोड़ करके, ठीक है, इनको छोड़ करके, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
नाउ सिल्वर के, लेड के, मर्क्यूरस, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। कॉपर के वाटर इंसॉल्युबल होते हैं। इनकी मोस्ट ऑफ चीज़ें हम लोग किससे डिस्कस करते हैं, इट विल बी डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ फजांस रूल, है ना, फजांस रूल के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। इनके जितने भी कैटायंस हैं आपके पास में, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, इनके ऑलमोस्ट सारे आपके क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। इनको हम लोग देख भी चुके हैं अभी, है ना, वाटर सॉल्युबल है। और लास्ट में हमारे पास में सल्फाइड, सल्फेट, थायोसल्फेट, क्रोमेट, है ना, परक्लोरेट, मैक्सिमम क्या होते हैं आपके वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो जितना भी मैंने एडवांस तक का लेवल था, ये एडवांस तक में पूछा जा सकता है, IIT जैम में पूछा जा सकता है, ठीक है। कई बार गेट और नेट में भी आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछ लेता है, 1 मार्क्स में पूछ लेता है, 2 मार्क्स में सेक्शन बी में पूछ लेता है नेट के। तो जितना भी आपका एकेडमिक्स के अंदर में, एस ब्लॉक के अंदर में, पी ब्लॉक के अंदर में सॉल्युबिलिटी को लेकर के हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के सारे आयंस कैटायंस को मैंने यहाँ पे कवर अप कर दिया है। अब हमारे पास में कोवलेंट आयनिक कंपाउंड्स का फजांस रूल रह गया है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, उसको, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया मुझे पता है, बट ये था कि मेरा एम था कि मैं आज आप लोगों को सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करूंगा। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है, आप इसको अच्छे से देखिए, इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। NCERT को रीड कीजिए इसके बाद में, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा आप जाके एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को आप पढ़ना, और पी ब्लॉक में आप थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा, उनको पढ़ने की कोशिश करना, तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें, ठीक है। तो एन्जॉय योर डे, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, कीप शेयरिंग दिस, लाइक दिस, comment on our lecture and be with us. Thank you so much.